गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर की क्लास है तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे उनको कवर किया गया है और आज है 17 अक्टूबर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया जाता है? उस कंपनी को दिया जाता है जिसका जो लाभ है वो 3 साल से प्रॉफिट में उसको मिल रहा हो, मतलब उसने 3 साल से प्रॉफिट में ही गई हो। दूसरा, उसका जो टर्नओवर है या फिर उसका कर पूर्व लाभ अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, वो लगभग 30 करोड़ होना चाहिए और वो प्रॉफिट में ही उसके उस पर कोई कर्ज ना हो, किसी तरीके का उस पर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो वो कंपनी को क्या दिया जाता है? मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है? पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम की केंद्रीय कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है? यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो भारत की प्राचीनतम क्या है? शिप बिल्डिंग ये कंपनी है। क्या करती है? शिप बनाती है। संस्थाओं में से एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और ये घोषणा 14 अक्टूबर 2025 को की गई है और ये शिपयार्ड के पुनरुत्थान का प्रतीक है। साथ ही भारत के समुद्री और रक्षा निर्माण क्षेत्र में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। अब ये जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में स्थापना हुई थी और ये वाणिज्यिक और नौसेना दोनों प्रकार के जहाजों का निर्माण करती है। 1980 के दशक से शिपयार्ड ने पुरानी तकनीक, परियोजना विलंब और प्रतिस्पर्धाओं में कमी जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना भी किया था और उसके बाद 2010 से इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन ले लिया गया। तो अभी ये किसके अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाल ही में लॉन्च की गई रिंग 1 स्मार्ट रिंग, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है कि किस उद्देश्य से ये विकसित की गई है। क्या रिंग 1 स्मार्ट रिंग, मतलब एक रिंग है तो उसका पर्पस क्या है, वो किस उद्देश्य से विकसित की गई है। तो उसका क्या है मेन पर्पस? वो है पेमेंट और हेल्थ दोनों की ट्रैकिंग करना। पेमेंट तो कर ही सकता है, उसी रिंग से पेमेंट भी किया जा सकता है और उससे हेल्थ की ट्रैकिंग भी हो सकती है। तो किसने ये बनाई है? आईआईटी मद्रास के माध्यम से ये बनाई गई है। क्या है ये? रिंग 1 स्मार्ट रिंग एक उन्नत बियरेबल, मतलब पहनने लायक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल पेमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग दोनों ही सुविधाओं का एक साथ प्रदान करती है। ये एनएफसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिससे यूजर बिना कार्ड या मोबाइल के टैप टू पेमेंट, जैसे कार्ड से पेमेंट हो जाता है टैप करने के बाद, ठीक वैसे ही रिंग को अगर टैप करेंगे तो उससे भी पेमेंट हो जाएगा। ये सुविधा देती है और साथ ही इससे क्या होता है, हेल्थ की ट्रैकिंग भी होती है। साथ ही हृदय गति, नींद का पैटर्न, ऑक्सीजन लेवल और स्ट्रेस लेवल जैसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ये प्रदान करेगी। ये स्मार्ट रिंग मेड इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है और ये स्मार्ट रिंग इसने आईआईटी मद्रास से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज बियरेबल द्वारा विकसित की गई है, जो स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करती है। और अब उपयोगकर्ता केवल रिंग टैप करके सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं, बिना फोन, बिना कार्ड या बिना वॉलेट के। तो क्या टैप करेंगे और पेमेंट हो जाएगी। तो इससे हेल्थ तो ट्रैकिंग होगी और साथ ही क्या होगा कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भी हो जाएगा बिना किसी कार्ड या मोबाइल या फिर वॉलेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के सबसे अधिक असिस्ट, टॉप असिस्ट मेकर कौन बन गया है, देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया? तो ऐसे कौन से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी क्या बनाया है? टॉप असिस्ट मेकर का एक रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने टॉप असिस्ट मेकर का रिकॉर्ड बनाया है। ये सबसे ज्यादा असिस्ट बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या है? अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर हैं ये लियोनेल मेसी। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में एक इतिहास बना दिया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बनकर नया इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। और इन्होंने ये उपलब्धि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में और अर्जेंटीना बनाम बोलीविया मुकाबले के दौरान हासिल की है। अब उनके नाम 60 अंतरराष्ट्रीय असिस्ट दर्ज हो गए हैं, जिससे उन्होंने पिछले रिकॉर्डधारी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और ये उपलब्धि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सर्वगिर फुटबॉलरों की सूची में और मजबूती से स्थापित करती है। अब उनके टोटल आंकड़े कितने हो गए हैं? 60 असिस्ट बन गए हैं, उनके वो बना चुके हैं। और ये उपलब्धि हासिल होने के साथ ही वो ब्राजील के नेमार जूनियर और अमेरिका के लैंडन डोनोवन को, उन दोनों को ही उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों के नाम 50-50, 58 और 58, इन दोनों के नाम कितने? 58 असिस्ट बनाने का रिकॉर्ड है। लेकिन इन दोनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लियोनेल मेसी ने कितने बना लिए? 60 असिस्ट बना लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? किसका? फिक्की का।
तो 2025 और 26 के लिए निर्वाचित अध्यक्ष जो इलेक्ट किए गए हैं वो कौन है? तो क्या नाम है? अनंत गोयनका। इनको फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? अनंत गोयनका। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का निर्वाचित अध्यक्ष 2025 और 26 की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अभी ये क्या है? वर्तमान में ये फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आरपीजी समूह एक विधिक औद्योगिक समूह है जिसके कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर, आईटी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये तीसरी पीढ़ी के उद्योगपति हैं जिन्होंने आरपीजी समूह में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि यूपीआई को जापान में भी लॉन्च किया जा सके? पूछा क्या जा रहा है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कि यूपीआई को चलाने के लिए किसके साथ समझौता किया है जिससे कि यूपीआई जापान में भी यूज किया जा सके? तो किसके साथ किया है? एनटीटी डेटा जापान के साथ ये समझौता किया है। भारतीय यात्रियों को जल्द ही जापान में रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को उपयोग करने के लिए ये अवसर मिलेगा। ये सुविधा एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल और एनटीटी डेटा जापान के बीच हुए एक प्रमुख समझौते के तहत प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा कि क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान को सहज बनाना और भारतीय जितने भी पर्यटक होते हैं उनके लिए एक भरोसेमंद वास्तविक समय का भुगतान अनुभव सुनिश्चित करना है। तो इससे क्या होगा कि नए समझौते के तहत एनआईपीएल और एनटीटी डेटा जापान के व्यापारिक आउटलेट्स में यूपीआई भुगतान को एकीकृत करेंगे और भारतीय जो उपयोगकर्ता होते हैं अपने यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत आईएनआर में पेमेंट कर सकेंगे। इससे मुद्रा परिवर्तन या विदेशी कार्ड की आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा? भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किस अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है। तो कौन सी अवधि के लिए? तो 3 सालों के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो 26 से 28 तक के लिए निर्वाचित किया गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के लिए 2026 से 28 की 3 वर्षीय अवधि के लिए क्या किया गया है? निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया है। और ये भारत की 7वीं पारी है, मतलब ये 7वीं बार है जब भारत इसमें शामिल हुआ है मानवाधिकार परिषद में, जो वैश्विक मानवाधिकार मंचों में देश की निरंतर उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाता है। कुल सदस्य कितने? 47 सदस्य देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है और हर प्रत्येक कार्यकाल 3 साल का होता है और देश को लगातार 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नहीं रह सकता। कोई देश 2 साल मतलब 2 कार्यकाल मतलब 3 साल और 3 साल के बाद नहीं रह सकता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। पहले इसका नाम क्या था? यूएन ह्यूमन राइट कमीशन था इसका नाम, जिसकी जगह पर अभी यूएनएचआरसी आया है। और भारत पहली बार परिषद में 2006 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो क्या थीम है इसकी? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। 2025 की थीम क्या थी? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। तो जो विश्व खाद्य दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? कि जीरो हंगर, वर्ल्ड में जीरो हंगर हो, सभी को खाना मिल सके। तो क्या ये दिन पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश देता है कि भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि जीवन है। इस अवसर पर खाद्य असुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है और उन लोगों को सम्मान किया जाता है जो भोजन का उत्पादन और वितरण करते हैं और शून्य भूखमरी, जीरो हंगर के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसकी थीम क्या थी? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी और जब हंगरी के कृषि मंत्री डॉक्टर पॉल रोमानी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सम्मेलन में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। FAO ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 16 अक्टूबर, जिस दिन FAO की स्थापना हुई थी 1945 में, तो FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। जब 1945 में स्थापना हुई थी तो इसी दिन हुई थी। तो जब ये मीटिंग में 1979 में जब इसकी शुरुआत हुई तो उस मीटिंग में इसी दिन को इम्पोर्टेंट मानकर इसी दिन को क्या बनाया गया? वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया गया। लेकिन इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था 1981 में,
जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया पहली बार वो 1981 में मनाया गया, और तब से ये दिन 150 देशों से भी अधिक देशों में हर साल मनाया जाता है। और हर वर्ष की इसकी अलग थीम होती है जो खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन और समानता जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डीआरडीओ की लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किस ऊंचाई पर किया गया? तो डीआरडीओ की लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का परीक्षण किया गया है। पूछा क्या जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर किया गया? तो ये क्या है, 32,000 फीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो डीआरडीओ ने 32,000 फीट की ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय वायु सेना के पैरा ट्रूपर्स द्वारा किया गया है और ये स्वदेशी युद्धक पैराशूट सिस्टम के लिए सबसे उच्च परिनियोजन है। सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली के बारे में अगर देखते हैं तो क्या है, MCPS अब भारत में 25,000 फीट से ऊपर सुरक्षित और नियंत्रित पैराशूट डिप्लॉयमेंट करने वाला एकमात्र परिचालन प्रणाली है। और इसको संयुक्त रूप से 2 लोगों ने विकसित किया है, 2 संस्थानों ने। क्या नाम है, हवाई वितरण अनुसंधान और विकसित प्रतिष्ठान आगरा ने और रक्षा जैव अभियांत्रिकी एवं विद्युत चिकित्सा प्रयोगशाला बेंगलुरु ने। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया है? तो कहां पर किया है, कुरनूल में किया है। कहाँ है ये कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में कब, 16 यस्टरडे के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया है। और ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हैं, जैसे सड़क में, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास, इन सबसे रिलेटेड है ये परियोजनाएं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ज्यादा फसल होगी पर ड्रॉप पर। ये नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण और किसानों की आय को बढ़ाना। तो यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका आशय क्या निकलता है कि जल तो पर ड्रॉप, जल को तो संरक्षित करना ही है, और मोर क्रॉप, फसल भी ज्यादा उगाना। तो फसल कौन उगाता है, किसान उगाते हैं। तो किसानों की आय को बढ़ाना और जल संरक्षण करना, इस नीति का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसका शीर्षक क्या है, हर बूंद का महत्व है, ये शीर्षक है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने नई पर ड्रॉप मोर क्रॉप नीति की शुरुआत की है। उसका उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण और किसानों की आय को बढ़ाना। इस नीति का मुख्य जो फोकस है वो क्या है कि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन सुनिश्चित करना। राज्यों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसके अंदर। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे क्लास के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।